नमस्कार दोस्तों, एसीसी विल्सन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9 और 10 की केमिस्ट्री के सेक्शन को कवर कर लिया है। अब हम लोग क्लास 9 और 10 के कंबाइन करके हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर था उसको अच्छे से देखा। रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, उसके विषय हमने समझा और बारीकियों से चीजों को देखा। आज की वीडियो में हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आनुवंशिकता और जैव विकास। आनुवंशिकता और जैव विकास आज हम लोग समझेंगे। आनुवंशिकता क्या होती है, साथ ही साथ जैव विकास का क्या अर्थ है। आनुवंशिकता और जैव विकास, चलिए इस टॉपिक को हम समझते हैं या इस चैप्टर को हम समझते हैं और एक एक चीज को अच्छे से देखते हैं। देखिए, टर्म है हमारा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जैसे नाम से ही लग रहा है, आनु और वंशी मतलब वंश। आनुवंशिकता ये क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, आनुवंशिकता का अगर मोटा मोटा अर्थ हम समझे, जैसे मानव द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा अपनी फोटोकॉपी को पैदा करना या अपनी फोटोकॉपी बनाना क्या है, आनुवंशिकता है। ठीक है, यह आनुवांशिक लक्षण है। जैसे अगर आप जेरोक्स कॉपी की मशीन में अगर आप पेपर डाल दीजिए तो वैसा ही जेरोक्स कॉपी, वैसा ही जेरोक्स कॉपी आपको हजारों दे देगा। यानी कि यह गुण या यह प्रॉपर्टी या ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा कौन है जो सेम आकार का, आकृति का आपको क्या दे रहा है, आपको संतान दे रहा है या आपकी पीढ़ी चल रही है। अर्थात आपकी बॉडी में, आपके शरीर में ऐसा कौन है जो आपकी ही जैसी संतान की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों का ट्रांसफर है, इसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मानव शरीर में डीएनए, कल मैंने आपको बताया था डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के अंतर्गत होता है जीन। क्या होता है, जीन। ये जीन यही ऐसा है या जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना। अगर आप फोटोकॉपी की मशीन निकाल लें, अगर आप उसमें काली स्याही डालते हैं तो आपकी फोटोकॉपी काले रंग की आएगी, नीली स्याही डालते हैं तो नीले रंग की आएगी, कलरफुल स्याही डालते हैं तो कलरफुल आएगी। सेम कार डीएनए में होता है। डीएनए में जो प्रोटीन बनता है, अगर वो प्रोटीन, डीएनए में जो प्रोटीन बनता है, अगर वो प्रोटीन जिस टाइप का बनेगा उस टाइप के सारे लक्षण नई पीढ़ी को मिल जाएंगे। और मान लीजिए कुछ डीएनए नहीं बना तो वो लक्षण संतान को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे अगर माँ बाप ब्लैक हैं या माँ बाप काले रंग के हैं तो संतान भी काले रंग की होगी, जनरली ऐसा होता है। या माँ बाप अगर गोरे रंग के हैं तो संतान भी गोरे रंग की होती है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अगर हमने यही गड़बड़ डाल दिया, यानी कहने का अर्थ ये है जो प्रोटीन डीएनए बनाता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई केमिकल के कारण या लैंगिक जनन के दौरान, अगर कुछ मिक्सर हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, तो जो नई पीढ़ी आएगी उसमें अवश्य कुछ न कुछ भिन्नता हमको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता लंबे हैं तो हो सकता हो संतान उनसे भी लंबी हो जाए या हो सकता है संतान उनसे छोटी रह जाए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर हुआ? तो आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता जीवन की या माता पिता के कुछ लक्षणों को संतान में एज इट इज ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन। डीएनए, डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है जीन, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है वंशागति या
वंशागति के लक्षण। अब वंशागति के लक्षण का क्या मतलब, इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया फोटोकॉपी, आप मान लीजिए इतना बड़ा A4 साइज का पेपर गए फोटोकॉपी कराने। अब दुकान वाला अगर ब्लैक स्याही डाल दिया तो आपको आपकी जो फोटोकॉपी आपको प्राप्त होगी वो भी ब्लैक साइज की प्राप्त होगी, भले से आपका पीला चित्र रहे, काला चित्र है, लाल चित्र है। सेम ऐसे ही जब नई पीढ़ी का उद्गम होता है या जब नई पीढ़ी का निर्माण होता है, तब कुछ लक्षण माता से, कुछ लक्षण पिता से आ जाते हैं और वो दोनों लक्षण में से सम्मिलित रूप से बेटे में किसी एक लक्षण का दिखाई पड़ना या किसी एक लक्षण का प्रदर्शित होना ही क्या कहलाता है, वंशागति के लक्षण। ठीक है, जैसे अगर माता या पिता में से अगर एक गोरा एक काला है तो ऐसा नहीं है कि संतान आपकी जो होगी तो इधर गोरी और इधर काली होगी, वो या तो गोरी होगी या तो काली होगी। तो यही जो लक्षण ट्रांसफर होकर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, वंशानुगति लक्षण या वंशागति के लक्षण। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पे विस्तृत चर्चा की, लेकिन किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ग्रेगर जॉन मेंडल ये कहां के थे, ये थे ऑस्ट्रिया के वियना। ठीक है, वियना राजधानी है, ऑस्ट्रिया के वियना के रहने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने ही सबसे पहले वंशानुगति या वंशागति के लक्षणों को देखा और उन्होंने बताया कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का ट्रांसफर होता है या लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और किस आधार पर जाते हैं, उन सब को इन्होंने समराइज करके बहुत अच्छे से देखा और बताया। सबसे पहली चीज, इन्होंने लगभग 20,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए। किस पे प्रयोग किया इन्होंने, मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया। अब देखिए एक एक चीज को हम ध्यान समझाएंगे। इन्होंने क्या किया, मटर के लंबे पौधे लिए। कौन से पौधे, लंबे, जैसे मान लीजिए टी और टी। साथ ही साथ इन्होंने मटर के कौन से पौधे ले लिए, बौने या बौने। कौन कौन से, टी और टी। अभी आप ध्यान समझिएगा। देखिए, जब इन्होंने लंबे लंबे पौधों को लिया और मिला दिया तो इन्होंने देखा जितने भी पौधे बने सब के सब लंबे। जैसे देखिए ये टी वाला इससे मिल गया तो टी बन गया। अब ये टी वाला इससे मिल गया, देखिए ध्यान समझिए, ये टी वाला पहले इससे मिला फिर ये टी वाला इससे मिला तो भी क्या बना, टी। अब ध्यान समझिए, अब ये वाला टी इससे आके मिला तो भी क्या बना, टी और टी। फिर यही वाला टी आके इससे मिला तब भी क्या बना, टी और टी। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि सब के सब पौधे क्या हैं, लंबे हैं। यानी कि उन्होंने कुछ लंबे पौधों को कुछ छोटे पौधों को मिलाया जरूर, चूंकि हमें ऐसा लग रहा था या ऐसा लग सकता है कि यार अगर ये लंबा पौधा है ये बौना पौधा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच की हाइट वाला मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिला कौन सा, मिला केवल लंबा वाला पौधा। ध्यान रखिएगा कौन मिला, लंबा वाला। तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलो ये हो गया F1 जनरेशन। कौन सा, F1 जनरेशन। ध्यान से समझिएगा, सब के सब रूल आज यहां क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने कहा अरे यार ये तो छोटा वाला तो मिला ही नहीं, अब हम क्या करें। इन्होंने कहा अच्छा रुको, तो इसमें से जो F1 से जो बने थे उन्होंने ले लिया उन पौधों को। ध्यान समझिएगा, देखिए यहां दोनों लंबे वाले थे बौने वाले, लेकिन यहां लंबे बौने। जब इन्होंने ये लेकर बनाया, देखिए अब ये कैपिटल टी वाला टी के साथ चला गया तो ये पौधा क्या बना, लंबा बना।
फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ चला गया तो क्या बना, तो भी क्या बना, लंबा बना। फिर ये देखिए ध्यान से, ये छोटा वाला टी चला गया बड़े वाले टी के साथ, छोटा वाला, तब भी क्या बना, पौधा लंबा बना। फिर ये छोटा वाला छोटे वाले के साथ चला गया तो क्या बन गया, छोटा बन गया, या क्या बन गया, बौना बन गया। बात को समझिए ध्यान से, देखिए भाई, देखिए ध्यान समझिएगा, ये अब देखिए हाँ देखिए, पहले ये बड़ा वाला टी टी से जुड़ा तो लंबा, फिर यही बड़ा वाला टी इससे जुड़ गया तो क्या बन गया, लंबा। फिर ये छोटा वाला बड़े वाले टी से बना तो लंबा, और फिर ये छोटा वाला छोटे वाले टी से जुड़ा तो बौना। यानी कि अगर कैपिटल टी दोनों में से एक को आ गया तो वो पौधा लंबा हो जाएगा, और दोनों छोटा वाला आ गया तभी छोटा पौधा हमारा होगा। अब आप ध्यान समझिए, इस आधार पे उन्होंने क्या बताया और क्या उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा यार, जब हमने लंबे और बौने पौधे को मिलाया तो लंबा 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 बन गया, यानी कि लंबे ने छोटे पौधे को ऐसे ठोक दिया, हथौड़ा लेके पीट पाट दिया, बैठ नीचे हरामखोर कहेगा, ठीक है। यानी कि जो लंबे पौधे थे वो छोटे पौधों पर भारी पड़ गए, उन्होंने उनको पीट पीट के दबा दिया और लंबे पौधे साले ऊपर आ गए, ठीक है। तो अर्थात इसको इन्होंने कहा क्या, प्रभाविता का नियम। उन्होंने कहा प्रभाविता का नियम। अगला सुनिए, इसके बाद में अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये टी वाला इसी से मिक्स कर गया, भाई ये टी वाला इससे मिला है, इससे मिला है, फिर ये इससे मिला है, ये इससे, अर्थात कोई दिक्कत नहीं थी, सबके सब अलग अलग मिले हैं, ठीक है। यहां भी आप देख पा रहे होंगे, ये टी जो है कैपिटल पहले इससे मिला फिर इससे मिला, मतलब कोई बंधन नहीं है, आप जिससे चाहो उससे जुड़ जाओ, अर्थात स्वतंत्र आजीवन का नियम, या हम लिखते हैं स्वतंत्रता का नियम, ठीक है। स्वतंत्रता का नियम इन्होंने दिया। अगला, अब आप यहां पे देखिए, लंबा पौधा लंबा पौधा लंबा और बौना, अर्थात पृथक्करण का नियम, यानी कि 3 नियम इन्होंने दिए। अब ये तीनों नियम क्या थे, एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जब इन्होंने लंबे और बौने पौधों को मिलाया तो सब के सब लंबे बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि लंबा और बौना में से लंबा बौना नहीं बना, यानी कि अगर एक इतना बड़ा है एक इतना बड़ा है तो ऐसा नहीं हुआ कि दोनों का एवरेज ऐसा बन जाए, मतलब बीच की क्वालिटी बिल्कुल नहीं आई, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो लंबा आएगा या तो बौना, अर्थात प्रभाविता का नियम एक दूसरे को चपा देगा। ये हो गया प्रभाविता का नियम, क्लियर। अब ध्यान समझिएगा, फिर जब उन्होंने दूसरी जनरेशन कराई तो इसमें कुछ लंबे मिले कुछ बौने मिले, कुछ लंबे कुछ बौने, बीच वाले नहीं, छक्के नहीं मिले, कुछ लंबे कुछ बौने, अर्थात पृथक्करण का नियम, दोनों प्रकार के पौधे अलग अलग हैं, इसका इससे कोई लेना नहीं है, ठीक है। अगला, ये अभिवन या ये जो संकरण इन्होंने कराया था अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ ही, अलग अलग कराया था, तो ये हो गया पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पर प्रयोग किया, आनुवंशिकता लक्षणों को दिखाने के लिए इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया और अपने 3 नियम इन्होंने दिए। इन्होंने कहा कि अगर जब संतान या पीढ़ी का जब निर्माण होता है तो प्रथम और द्वितीय लक्षण में से कोई एक ही लक्षण संतान में दिखेगा, चाहे पहला चाहे दूसरा, पहला दूसरा नहीं, चाहे पहला और चाहे दूसरा, दोनों में से केवल एक लक्षण दिखेगा। पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो बौना पौधा होगा और जो लंबा होगा दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, इनकी बीच की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। ये हो गया पृथक्करण का नियम। अब जब उन्होंने मिक्सअप किया था या जब उन्होंने मिलाया था तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लंबा वाला बौने से आके चिपकेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी से मिक्स कर सकता था, यानी कि स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो ये 3 नियम इन्होंने दिए थे,
इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, अब देखिए ये लंबे और बौने की प्रक्रिया को समझने के बाद में इसी चीज को हम आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कुछ गोल बीज को मिला दीजिए और कुछ चपटे बीज, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए गोल बीज है टी और ये है स्मॉल टी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। छोड़िए, अब आप कह रहे हर बार टी ही आप ले रहे हैं। चलिए आर स्मॉल आर। देखिए ध्यान समझिएगा भाई, अगर गोल बीज और चपटे बीज हैं तो पहली बार क्या बना, आर 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 आर, यही ना बनेगा भाई। ये आर पहले इसके पास आया, फिर यही आर इसके पास आया, तो आर 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 आर। फिर दूसरा वाला आर इसके पास आया, ये इसके पास आया, तो आर आर। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल, अर्थात कौन सा बना गोल बीज। ठीक है, कौन सा बना, गोल बीज। अब आप कहेंगे इसमें आप बौना बीज मतलब चपटा बीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों के चारों हमें मिले कौन से, गोल बीज, अर्थात प्रभाविता का नियम। यहां पर गोल वाले ने चपटे वाले को चपा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि चपटा वाला गोल वाले को चपा दे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही लक्षण मिलेगा, चाहे गोल वाला चाहे चपटा वाला। ओके, अच्छा, अब इन्हीं दोनों में से यानी कि F1 जनरेशन में से ही दो को लेके इन्होंने करा दिया। तो ये देखिए आर आर, दोनों आर, फिर यही आर छोटे वाले से कर जाएगा तो छोटा आर, फिर ये छोटा वाला इस बड़े वाले से कर जाएगा तो ये, और फिर दोनों छोटे। अब देखिए ये तीन के तीनों कौन से होंगे, गोल वाले, और ये कौन से होंगे, चपटे वाले। तो जब दूसरी जनरेशन उन्होंने कराई तो उसमें उन्होंने देखा कि हां, अब कुछ प्रजाति के पौधे हमें गोल बीज वाले और कुछ बौने बीज वाले मिलने लगे हैं, यानी कि पृथक्करण का नियम। अब ये जो हमने संयोजन कराया था इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था, तो स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। ठीक है, इस प्रकार ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए, तीनों नियम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो हमारा टर्म है, मानव में लिंग निर्धारण। अर्थात जब संतान गर्भ में होती है तो वो लड़की होगी या लड़का होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आराम से समझेंगे, टेंशन न लीजिएगा। देखिए पिता और माता, ठीक है, पिता और माता, ध्यान समझिएगा। देखिए पिता और माता, इन दोनों से, माता से X और पिता से X, ऐसे इधर से भी X इधर से भी X, कितने मिलते हैं, 22 ठो, और इधर से भी कितने मिलते हैं, 22 ठो। तो अगर हम मोटा मोटा कहें तो आप कह सकते हैं कि X के कुल कितने जोड़े मिलते हैं, 22 जोड़े। ठीक है, यानी कि माता से और पिता से कुल X करके गुणसूत्र जो मिलते हैं 22 ठो मिलते हैं, जो एक समान होते हैं। मतलब माता से X करके 22 ठो, पिता से X करके 22 ठो। तो देखिए इधर से 22 ठो आ गया, 22 ठो इधर से, यानी कि पूरा 22 जोड़ा हो गया ना, एक इधर से एक इधर से, एक जोड़ा। भाई सिंपल सी बात है, अगर माँ ने एक दिया, पिता ने एक दिया तो एक जोड़िया, फिर माता ने दूसरा दिया, पिता ने दूसरा दिया, दूसरा जोड़िया, ऐसे ही 22 ठो ये दिए और 22 ठो ये दिए, तो ये 22 जोड़ी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया। अब इसको यही ध्यान समझिएगा, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, उसमें माता कौन सा देती है? एक्स। माता कौन सा देती है? एक्स। लेकिन पिता के पास 23वां जोड़ा, पिता के पास 23वां जोड़ा एक्स अगर आ गया, माता पिता के पास से, पिता के पास से अगर 23वां जोड़ा, ये माता का, मदर का, और ये फादर का, अगर 23वां जोड़ा क्या आ गया? एक्स आ गया, तो संतान कौन सी होगी? लड़की। ठीक है, माता का 23 का 23वां एक्स ही होता है, पिता का चेंज होता है, पिता का चेंज होता है। अगर पिता का एक्स आ गया तो लड़की पैदा होगी। लेकिन मान लीजिए अगर पिता का वाई आ गया, पिता का अगर वाई आ गया, 23वां जोड़ा वाई आ गया, तो ये संतान क्या होगी? ये संतान होगी लड़का। इसीलिए कहा जाता है किसका खून है? माता का नहीं, पिता का। ठीक है, क्योंकि जो 23वां जोड़ा आता है वही डिसाइड करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। माता के 23 के 23 एक्स 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 होते हैं, पिता का 22 एक्स होता है, लेकिन 23वां एक्स और वाई दोनों हो सकता है। अगर एक्स हो गया तो लड़की, वाई हो गया तो लड़का। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं एक संतान में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े का मतलब 2 से गुणा, टोटल कितना होता है? 46 ठो। ठीक है, कितना? 46 ठो। क्लियर हो गया। तो ये बात किसकी हो गई भाई? ये बात हो गई लिंग निर्धारण की। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई लिंग निर्धारण की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की हम चीजों को समझते हैं। देखिए अगला हमारा जो टर्म है, अगला जो हमारा टर्म है वो है विकास से संबंधित। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट से। देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए देखिए विकास, विकास यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि जीवों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जीव कैसे आगे बढ़े, पुराने समय से लेके अब के समय में जीवों का जो डेवलपमेंट है किस आधार पे हुआ, और इनको डेवलप होने में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, इसको हम समझते हैं और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ लाल रंग के कीड़े रहते हैं, लाल रंग के कीट रहते हैं। ठीक है, समूह में लाल रंग के कीट रहते हैं और कहां रहते हैं? हरे घास के मैदान में। ठीक है, ग्रीन फील्ड में ये रह रहे हैं, ग्रीन मैदान में ये रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लाल रंग के कीट जब आपस में संबंध बनाएंगे या नई पीढ़ी को जन्म देंगे, नई पीढ़ी को जन्म देंगे, तो एक पीढ़ी के बाद, दो पीढ़ी के बाद कुछ इसमें कुछ हरे कीट भी आ गए। कौन से कीट? हरे कीट भी आ गए। क्लियर। लेकिन एक दिन यहां आ गया कौवा। कौन आ गया? कौवा। अब ये कौवा चूंकि घास हरी है तो हरे रंग के कीट को नहीं देख पा रहा है, लेकिन लाल रंग के कीट को देख रहा है और वो सबको सफाचट करना शुरू कर दिया। तो एक समय ऐसा था जब लाल रंग के कीट ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे कौवा लाल रंग को खाता गया, खाता गया, खाता गया। अब केवल हरे रंग के कीट बचे हैं, अर्थात कीट केवल कौन से बचे हैं? हरे रंग के, हरे रंग के। अब देखिए घटना पे अब ध्यान दीजिएगा। भाई लाल रंग के कीट थे, लेकिन कौवा आ गया और वो सबको साफ करता गया, बचे कौन से? हरे रंग के। अब इसी घटना को जरा दूसरे रूप में आप एज्यूम कीजिए,
दूसरे रूप में देखिए लाल कीट हैं। लाल कीट से मान लीजिए कौन से बन गए, नीले कीट। ठीक है, कौन से बन गए, नीले कीट। भाई किसी भी रंग के बन सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हरा ही बने, नीले रंग के। एक दिन हुआ क्या, एक हाथी ऐसे मचलते हुए आया, अब धपाक से इसने पैर रख दिया। इसने पैर जैसे ही धपाक से रखा, लाल वाले सब साफ, लाल वाले क्या हो गए, साफ हो गए। बचा कौन, बचे कौन, नीले रंग वाले। कौन से बचे, नीले रंग वाले। और ये नीले रंग वाले अपनी पीढ़ी को अब आगे बढ़ाएंगे। तो 200 साल बाद, 300 साल बाद ऐसा लगेगा जैसे लाल रंग वाले कभी जिंदगी में थे ही नहीं। जैसे आज के युग में कहने को हम लोग कह देते हैं कि हम लोग, हमारे लोग के पूर्वज बंदर थे, लेकिन कभी बैठ के सोचे तो लगता है अच्छा, तो बंदरों से इतना डेवलपमेंट हो गया हम लोग के, इंसान बन गए। जरा इन दोनों घटनाओं पे गौर कीजिएगा। पहली घटना क्या है, पहली घटना हमको ये दिखा रही है कि ये जब कौवा आया तो कौवे ने लाल वाले को खाना शुरू कर दिया, हरे वाले रंग बच गए। क्यों बच गए, क्या हरे वाले रंग छुप के रहते थे, नहीं, वो प्राकृतिक रूप से बच गए, अर्थात उसको ईश्वर ने बचा लिया, क्योंकि इनका रंग हरा था और कीट पत्ती का रंग भी हरा था, इसलिए प्राकृतिक रूप से ये बच गए। अर्थात डेवलपमेंट यानी कि विकास वहीं संभव है जहां प्राकृतिक चयन उत्तम हो, यानी कि प्रकृति जिसको बचाना चाहेगी उसको बचा लेगी, उस पीढ़ी को बचा लेगी, और जिसको नहीं बचाना चाहेगी वो सत्यानाश हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। क्लियर। दूसरी घटना पे समझिएगा, ये आपने बहुत पढ़ा होगा कि प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन, ध्यान नहीं आ रहा, अब आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, दूसरी घटना पे ध्यान दीजिए। हुआ क्या कि भाई लाल रंग के कीट थे, वो अपना अच्छे से चल रहे थे, अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही हाथी ने पैर रखा, सबके सब लाल वाले समाप्त हो गए। अब सबके सब लाल वाले समाप्त हो गए, इसका क्या मतलब था, अब देखिए इसको समझते हैं। इसका मतलब यह था कि भाई किसी दुर्घटना के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, देखिए किसी दुर्घटना के कारण हुआ क्या कि एक संतति के या एक पीढ़ी का समूल नाश हो गया, और उसी पीढ़ी से जो कुछ बचे खुचे अन्य लोग थे वो क्या कर गए, एक नई पीढ़ी का निर्माण कर दिए। ठीक है, एक नई पीढ़ी का निर्माण कर दिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों उदाहरणों में आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि प्राकृतिक चयन, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक चयन के साथ साथ हम ये समझ रहे हैं कि विकास तभी संभव है जब प्राकृतिक चयन अच्छे से हो जाए। अर्थात अगर प्राकृतिक चयन ठीक ठाक नहीं हुआ तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बाद में चार्ल्स डार्विन, ठीक है, बाद में एक वैज्ञानिक आए चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या कहा पता है, चार्ल्स डार्विन इन्होंने कहा कि उपार्जित लक्षण, इन्होंने कहा उपार्जित लक्षण के कारण विकास संभव है, यानी कि डेवलपमेंट संभव है, या कह सकते हैं कि उपार्जित लक्षण के कारण आनुवंशिकता आगे बढ़ती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह लक्षण बढ़ता जाता है जिसकी वजह से विकास हो जाता है, ऐसा इनका कहना था। इन्होंने प्राकृतिक चयन को उतना बल नहीं दिया। इन्होंने कहा कि अगर जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए अगर बेटा मतलब दादा गोरे हैं तो पिता भी गोरा, तो बेटा भी ऑटोमेटिकली गोरा होगा ही होगा, क्योंकि ये लक्षण उनमें आ रहा है ना। तो बाद में कुछ साइंटिस्टों ने कहा अच्छा चलो, बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हम चूहे पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी किस पे,
चूहों पे। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, चूहे की हम पूंछ को काट देते हैं। ठीक है, चूहे की अगर हम पूंछ को काट देंगे, चूहे की अगर हम पूंछ को काटते जाएंगे, मान लीजिए एक पीढ़ी में हमने इसकी पूंछ को काट दिया, तो अगली पीढ़ी में जो बच्चा आएगा उसका पूंछ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों है, पूंछ है ना। इसीलिए उपार्जित लक्षणों को यहां पे गलत मान लिया गया। अर्थात ये अभी तक की थ्योरी के अनुसार ये माना गया कि जीवों का जो विकास है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक चयन पर निर्भर करता है। अर्थात प्रकृति जिसका पालन पोषण करेगी वही जीव जिंदा रहेंगे, बाकी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। धन्यवाद।